हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को देखेंगे, ठीक है ना। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 को डिस्कस किया था और उससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने सेट्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 को विद एग्जाम्पल विद कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं और इस लेक्चर को आज पहली बार देख रहे हैं तो आप इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उनको भी देख लीजिए, ताकि आपको पूरी तरीके से चैप्टर समझ में आ जाए और कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है इफ़ a इज इक्वल टू x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर and b is equal to x such that x is an even natural number और c is equal to x such that x is an odd natural number, d is equal to x such that x is a prime number। देखिए आप बुक पेन और कॉपी लेकर के बैठिए तो बहुत आसानी से समझ में आएंगी चीज़ें। सबसे पहली बात आप देखिए इसमें कि पहला क्वेश्चन में दिया गया यानी कि x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, मतलब x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट है। कुल मिलाकर पहला सेट जो है वो नेचुरल नंबर का है। बताइए नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 to इनफाइनाइट। तो अगर पहला सेट बनाने की कोशिश करूँगा तो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये यहाँ से लेके कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर अपना सोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। देखिए आज जरा बी भी बना लीजिए आप। बी सेट में कहा गया एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके आपका ये आएगा इनफाइनाइट तक। फिर सी उसमें दिया है आपका कि एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7, 9 एंड डॉट डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। फिर डी दिया है आप लोगों का क्या? एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, ठीक है ना। आप जानते होंगे ना प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर ऐसे सभी नंबर जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी कि एक तो वो अपने आप से डिवाइड हो जाते हैं या एक 1 से डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे 2 फैक्टर रखने वाले यानी जो भी नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो मैंने पहले इनको जानबूझ करके रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। क्यों लिखा रोस्टर फॉर्म में? ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। अदरवाइज मुझे तो समझ में आ रही है बात कि आसानी से जो उसने पूछा है आगे क्वेश्चन में वो मैं बता सकता हूँ। इसने हमसे पूछा है कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी पूछा है तो इसका मतलब है कि हमें ए और बी का कॉमन निकालना है। देखिए जरा देख कर बताइए आप ए और बी में क्या कॉमन है। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी हमें ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना हो और बी जो है वो अगर ए का सबसेट हो, बी अगर ए का सबसेट हो तो फिर ए और बी का इंटरसेक्शन छोटा वाला सेट बनता है, मतलब जो सबसेट होता है वो इंटरसेक्शन होता है। और अगर ए और बी है ना, ए और बी में से ए अगर बी का सबसेट हो तो ए यूनियन बी जो है वो बी के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला जो सेट होता है वो यूनियन बनता है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे भी अगर आपके समझ में आती है बात तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जो है ना, आपको आप खुद ही बताइए नेचुरल नंबर जो है और ये इवन नेचुरल नंबर हैं, इसका मतलब सारे इवन नेचुरल नंबर इसमें तो बिलोंग करेंगे ही करेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन को देखकर समझ में आ रहा है कि b जो है वो a का सबसेट है। अगर b a का सबसेट है तो इसका मतलब है कि b और a का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो b के इक्वल आएगा। क्योंकि जब हम लोग किन्हीं 2 सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं और उनमें से कोई एक दूसरे का सबसेट होता है तो a और b अगर एक दूसरे के सबसेट, कोई एक सबसेट है, a इज सबसेट ऑफ b, तो a इंटरसेक्शन b जो है वो आपका a के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि जो छोटा वाला सेट होगा वही इंटरसेक्शन आता है। और वैसे चलिए आप जरा यहाँ से खुद ही देखिए कि इसमें आपको क्या क्या कॉमन नज़र आ रहा है। मुझे क्योंकि पहले पार्ट में निकालना क्या है? पहले पार्ट में निकालना है a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यानी a और b का कॉमन। तो जब आप a और b का कॉमन देखेंगे तो क्या आएगा? 2 दोनों में कॉमन है, बिल्कुल है सर। 4 दोनों में कॉमन है, हाँ जी सर बिल्कुल है। 6 दोनों में कॉमन है क्योंकि यहाँ भी आगे जाके 6 आएगा, इसमें तो 6 भी कॉमन है। अब ऐसे देखेंगे तो ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो आपने पाया कि 2, 4, 6, 8, 10 ये कॉमन आ रहा है और 2, 4, 6, 8, 10 इनफाइनाइट तक ये कौन सा सेट है? बी के इक्वल है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के इक्वल होगा। ये बात समझने वाली है। सबसे पहली बात आप इस बात को समझिए कि जब बी ए का सबसेट है, चूंकि बी ए का सबसेट है तो बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद होंगे। तो जब आप बी के सारे एलिमेंट ए में पहले से ही हैं
तो A और B का कॉमन वही तो आएगा जो B के एलिमेंट होंगे। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? देखिए जितना जोर देकर आप समझने की कोशिश करेंगे ना उतना ही इजीली समझ में आएगा, और जितना आप कम जोर देकर समझने की कोशिश करेंगे उतना ही मुश्किल लगेंगी चीज़ें। थोड़ा सा खुद भी सोचना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तक अगर मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता रहूँगा तो आपको लगेगा सर एक ही बात बता रहे हैं बार बार, लेकिन ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए क्या कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है ना। B चूंकि A का सबसेट है इसलिए A इंटरसेक्शन B, देखिए यहाँ पर भी अगर हम चाहें ना तो लिख सकते हैं इफ़, है ना, ये बात समझिए, इफ़ A सबसेट ऑफ B, या ये कह लो चलो B सबसेट ऑफ A, अगर B A का सबसेट है तो फिर A इंटरसेक्शन B जो है वो B के इक्वल आएगा, और इफ़ B सबसेट ऑफ A देन A यूनियन B जो है वो किसके इक्वल आएगा? देखिए चूंकि B सबसेट है का तो A के इक्वल आएगा, ये होता है, ठीक है ना। तो बड़े समझने वाली बात है, कोई मुश्किल है नहीं। चलिए सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में क्या कहा था? A इंटरसेक्शन C निकालना है, A इंटरसेक्शन C। तो सेकंड पार्ट में आप देखिए A और C का इंटरसेक्शन। पहली बात तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, अगर इसको देखेंगे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, आगे जाके 7 कॉमन आएगा। तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन C जो है वो कुछ ये आएगा 1 3 5 7 9 एंड डॉट 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 कहाँ तक? अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक जाएगा। चलिए अब जब ये आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? इसको ऐसे एंड सो ऑन छोड़ देते हैं अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन C आपने देखा ये C के इक्वल ही आ गया, तो बस A इंटरसेक्शन C बराबर क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा है क्योंकि C जो है वो A का सबसेट है। देखिए C जो है वो A का सबसेट है, तो C के सारे एलिमेंट A में पहले से मौजूद हैं, तो A और C में जब कॉमन देखोगे तो वही एलिमेंट कॉमन आएंगे जो C के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन C जो है वो क्या आएगा? C के इक्वल आएगा। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में कहा गया A इंटरसेक्शन D, ये रहा A और ये रहा आपका D, तो A इंटरसेक्शन D निकालना हम लोग को, A इंटरसेक्शन D। तो A में और D में देखिए जरा आप एक बार बनाना शुरू करिए, A इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू, तो एक सेट बनाते हैं। A में और D में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, बिल्कुल है सर। 3 कॉमन है? नहीं सर। हाँ देखिए हमने बनाया यहाँ पर 2 3 5, A इंटरसेक्शन D बनाना। अच्छा तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है ना, फिर उसके बाद 7 कॉमन है, फिर उसके बाद आप देखेंगे 11 कॉमन है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसमें तो सब आ रहा है ना भाई, नेचुरल नंबर का सेट है। सेट A जो है वो तो एक नेचुरल नंबर का सेट है। तो वैसे भी आप देखिए प्राइम नंबर, इसने कहा x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर भी जो होता है वो नेचुरल नंबर का सबसेट होता है, यानी प्राइम नंबर का जो सेट होता है वो भी नेचुरल नंबर का सबसेट होता है। तो आप पा रहे होंगे कि A और D को जब हम लोग इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो उसमें वही सारे एलिमेंट आ रहे हैं जो D में मौजूद हैं, तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन D भी कितने के इक्वल आ जाएगा? D के इक्वल आ जाएगा थर्ड पार्ट में, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? एकदम आसान है, ठीक है, आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अगर आप ऐसे बना करके कॉमन निकालना चाहते हैं तो ऐसे बना के कॉमन निकाल लीजिए, अदरवाइज इसके अलावा अगर आपको ये थोड़ा सा टेंशन वाला लग रहा है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो फिर आप क्या करिए, मतलब ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि A इज सबसेट ऑफ B, देन इफ A इज सबसेट ऑफ B देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A, इफ B इज सबसेट ऑफ A देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B, मतलब जो छोटा वाला सेट होता है वही इंटरसेक्शन के इक्वल आता है। तो ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपकी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज तो यहाँ देखकर समझ में आ ही रहा है कि सर कॉमन कौन कौन निकल रहा है। जब आप कॉमन बनाएंगे, जब आप इनमें से कॉमन ढूंढ कर यहाँ लिखेंगे तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि इसका मतलब ये तो D सेट के इक्वल ही आ रहा है। तो थर्ड पार्ट का आंसर भी हो गया A इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू D। चलिए चौथे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है? फोर्थ पार्ट में कहा गया है निकालिए B इंटरसेक्शन C। तो फोर्थ पार्ट में हमसे B इंटरसेक्शन C मांगा है। तो पहले देखो B ये रहा, C ये रहा, B और C का कॉमन देखो जल्दी से। B और C में कुछ भी कॉमन है क्या? देखिए इसमें आ रहा है 2 4 6 8 10, आप खुद ही देखिए 2 4 6 8 10, और इसमें आ रहा है 1 3 5 7 9। तो भाई एक तो है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, एक है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो सभी लोग जानते हैं कि इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर के जो दो सेट होंगे उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। भाई जो ऑड है वो इवन नहीं हो सकता, जो इवन है वो ऑड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इवन नंबर का जो सेट है उसमें और ऑड नंबर का जो सेट है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लिख देंगे कि B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5, B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5। और ऐसे दो सेट जिनका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल आता है, यही कह लीजिए कि ऐसे दो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता वो दोनों एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ऐसे दो सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता वो दोनों सेट एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। तो सबसे पहली बात B इंटरसेक्शन G
आप देखेंगे तो समझ में आ गया कि 5 होगा। चलिए 5वें पार्ट पर आते हैं, 5th पार्ट पर। 5th पार्ट में कहा गया B इंटरसेक्शन D निकालिए, B इंटरसेक्शन D। तो B इंटरसेक्शन D निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए B कहाँ है, ये रहा B और ये रहा आपका D। जरा आप मुझे खुद ही बताइए देख करके कि B और D में क्या क्या कॉमन है, B और D में क्या कॉमन है, आप खुद सोच के बताइए। तो B और D में केवल 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, एक तो 2 कॉमन दिख रहा है, कुछ और कॉमन है यहाँ 3 5 नहीं आएगा सर। अब क्योंकि 2 के अलावा बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सब ऑड होते हैं, ठीक है ना। तो 2 जो होता है वो एक इवन प्राइम नंबर होता है, 2 इज़ एन इवन प्राइम। उसके अलावा बाकी सब ऑड प्राइम होते हैं। तो इसका मतलब जब ये ऑड प्राइम है तो फिर इसमें आगे कुछ भी कॉमन मिलने वाला नहीं है। तो आप देखेंगे B और D का कॉमन सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, कौन सा, 2, वो हमने लिख दिया 2। ठीक, कोई मुश्किल लग रहा है क्या, अरे बताइए ना, कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए 6th पार्ट पे आते हैं। तो 6th पार्ट कह रहा है C इंटरसेक्शन D, C और D का इंटरसेक्शन निकालना है, C और D का इंटरसेक्शन। तो सही है, देखिए C में क्या है 1 3 5 7 9 और यहाँ पर क्या है 2 3 5 7 9 11। अच्छा इसमें आगे 11 भी आएगा देखिएगा, ठीक है। तो पहले मुझे देख रहा है साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या है आपका 3 कॉमन है, फिर 5 कॉमन है, फिर 7 कॉमन है, फिर 9 कॉमन है, फिर 11 कॉमन है। अच्छा 2 कॉमन नहीं है, 1 कॉमन नहीं है, ठीक है ना। 2 और 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 2 कौन होता है, 2 की स्पेशलिटी क्या है, 2 एक इवन प्राइम होता है, 2 एक इवन प्राइम होता है। तो 2 तो है इवन प्राइम, इसका मतलब कॉमन जो आ रहा है ना C और D का जो कॉमन आ रहा है उसमें इवन प्राइम नहीं आ रहा है, वो हटा दो। और 1 जो होता है वो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, इसका मतलब 1 भी नहीं। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो है ये देखिए 3 जो है वो ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, 5 जो है वो ऑड नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, 7 जो है वो ऑड नंबर भी है और अच्छा प्राइम नंबर भी है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि जब C और D का इंटरसेक्शन देखेंगे हम लोग तो 7 कॉमन है लेकिन 9 कॉमन नहीं है। देखिए 9 इन दोनों में कॉमन नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा 9 इन दोनों में कॉमन नहीं है। 7 कॉमन है, 7 के बाद डायरेक्ट 11 कॉमन है, 11 के बाद आपको 13 कॉमन मिलेगा, 13, लेकिन फिर 15 नहीं मिलेगा क्योंकि आपको 15 इसमें तो मिल जाएगा, 15 इस वाले सेट में तो होगा लेकिन 15 D वाले सेट में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 15 प्राइम नंबर नहीं होता। जो हमारा D वाला सेट है वो D सेट प्राइम नंबर का सेट है। तो D हमारा यानी कहने का मतलब 15 जो है वो प्राइम नंबर थोड़ी ना होता है, तो इसलिए इसमें 15 नहीं मिलेगा, तो 15 भी कॉमन नहीं होगा। अब हमने जो देखा तो 3 इवन भी है, सॉरी ऑड भी है, प्राइम भी है, 5 ऑड भी है, प्राइम भी है, 7 ऑड भी है, प्राइम भी है, 11 ऑड भी है, प्राइम भी है, 13 ऑड भी है, प्राइम भी है। और इसके आगे जो भी एलिमेंट आएंगे वो भी ऐसे ही होंगे, ऑड भी होंगे और प्राइम भी होंगे। तो हम कह सकते हैं C इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू X सच दैट X इज एन ऑड प्राइम नंबर, है ना, X सच दैट X इज एन ऑड प्राइम नंबर। तो इसका मतलब X जो है वो एक ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है ना, ऑड प्राइम नंबर, ये कॉमन आ जाएगा इसका। समझ में आई बात। तो सबसे पहली बात आपको कॉमन निकालना, वो तो कोई बड़ी बात ही नहीं होती। 2 सेट आपको दिए गए हों, आप उन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन निकालना चाहते हैं तो दोनों सेट को देखिए ध्यान से, जो कॉमन एलिमेंट है उनको लिख दीजिए। लेकिन मैं ये जो जानबूझ के इस तरह से बता रहा हूँ आपको, तो वो इसलिए समझा रहा हूँ कि आप थोड़ा समझिए भी चीज़ों को, है ना, कि जो सबसेट होता है ना वो सेट के अंदर तो मौजूद ही होता है। तो इसका मतलब सेट और सबसेट का इंटरसेक्शन सबसेट के इक्वल आता है और सेट और सबसेट का यूनियन सेट के इक्वल आता है। ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, हम लोग यहाँ थोड़ी जगह खाली कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया कि ऐसे 2 सेट डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं जिन 2 सेट का इंटरसेक्शन 5 होता है। मतलब कोई भी ऐसे 2 सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, वो सेट एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। इसका मतलब आपको डिसजॉइंट सेट्स चेक करना है, इस पे जोड़ दीजिएगा। ये देखिए हमें वो पेयर ढूंढना है जो डिसजॉइंट हो, मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो चलिए पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले पार्ट में कहा गया है, फर्स्ट पार्ट में आपको एक सेट दिया गया है, क्या, 1 2 3 4, ठीक है, और दूसरा सेट दिया गया x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो दूसरा सेट जब मैं बनाऊंगा, यानी इसने कहा x की जो वैल्यू है वो 4 से 6 के बीच में होनी चाहिए और 4 को भी इंक्लूड करना है, 6 को भी इंक्लूड करना है। तो इसका मतलब 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा, क्योंकि 4 से लेकर 6 तक के नेचुरल नंबर यही 3 होते हैं, 4 5 6, जिसमें कि हमें 4 को भी इंक्लूड करना था और 6 को भी इंक्लूड करना था, तो हमने ले लिया 4 5 6। अब बताइए इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या?
तो हाँ जी है। तो अगर मैं मान लो इसको सेट ए मान लूँ और इसको सेट बी मान लूँ तो मैं पाऊंगा कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 4 के इक्वल आ रहा है, मतलब इज़ नॉट इक्वल टू 5 के इक्वल नहीं आ रहा है। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन 5 आ जाता, यानी अगर ये होता कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो तब तो ये डिसजॉइंट सेट्स होते, अदरवाइज ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो इसने हमसे यही पूछा कि पेयर ढूंढना है जो डिसजॉइंट सेट का पेयर हो, तो पहला वाला पेयर डिसजॉइंट सेट का पेयर नहीं है तो इसको कट मार देंगे। मतलब पहले पार्ट में हम लिखेंगे ए एंड बी आर नॉट या नॉट ए पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट, ठीक है ना, बस ऐसे लिख दें नॉट ए पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट, ये एक डिसजॉइंट सेट का पेयर नहीं है। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, नॉट ए पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर। चलिए सेकंड पेयर को देखते हैं। सेकंड पेयर में क्या दिया गया, चलो उसमें भी मैं ऐसे ही मान लेता हूँ कि सेकंड वाले का भी आप पहले ए मान लीजिए। पहला वाला सेट हमने मान लिया वो दिया गया ए ई आई ओ यू और दूसरे वाले सेट में आपको क्या दिया गया है, दूसरे सेट में आपको दिया गया सी डी ई एफ। इसमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या आपको? तो हाँ, कंफ्यूज मत होना, बड़े ध्यान से देखना। ए इंटरसेक्शन बी, तो ई दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ई के इक्वल है। इसका मतलब है कि इनमें भी कुछ कॉमन मिल गया, यानी 5 के इक्वल नहीं आया। अगर 5 के इक्वल नहीं आया तो बोलेंगे नॉट डिसजॉइंट सेट्स, मतलब ये दोनों भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। ये जो पेयर आपको दिया गया है एक डिसजॉइंट सेट का पेयर नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 के इक्वल आ जाता, अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल आ जाता तो कहते डिसजॉइंट सेट है, लेकिन अभी 5 नहीं आया, एक एलिमेंट मिला है हमें इसमें, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके थर्ड पार्ट में दिया गया है ना, क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट में कहा गया एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। चलिए अगर मैं ए बनाऊं तो ए में कुछ ऐसे नंबर आएंगे 2, बल्कि 2, 4, 6, 8, 10 और भी आएंगे, ये तो पॉजिटिव आएंगे, और ऐसे ही माइनस में भी आएंगे, ठीक है ना, -10, -8, माइनस, है ना, क्या कहा गया, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। ओके, और फिर क्या कहा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। अच्छा, तो इसमें हम लोग ये इस तरह के एलिमेंट, पहली बात तो आप खुद ही बताओ, इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन होता है क्या? अगर मैं थर्ड पेयर को देखूं तो इसमें एक में कहा गया इवन इंटीजर और एक में कहा गया ऑड इंटीजर, तो जाहिर है जो नंबर इवन होगा वो ऑड नहीं हो सकता, जो ऑड होगा वो इवन नहीं हो सकता। इसका मतलब इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो बी वाला सेट आएगा वो आपका कुछ इस तरह का आएगा 1, 3, 5, 7, 9। इसका मतलब है कि इसमें ऑड नंबर आएंगे और भी इसमें बहुत सारे नंबर होंगे, इसमें ऑड नंबर आएंगे, इसमें इवन नंबर आएंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये नंबर जो है, यानी ये जो दो सेट हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है। थर्ड पार्ट में ए और बी का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो इसका मतलब ये क्या मिल गया आपको, पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट, पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। अरे भाई पकड़ पा रहे हो ना, बहुत ही सिंपल है, समझ में आ रहा है ना। ओके चलिए ठीक है, तो भाई देखिए ध्यान दीजिए, मतलब बहुत आसान। अब तो समझ लीजिए कि आपके लिए मैथ्स एकदम हलवा, आप मैथ्स को बिल्कुल इजी वे में समझिए। हाँ ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं, बस काम की बातें हैं, ठीक है ना। हमारे लेक्चर में आपको सिर्फ काम की बातें, ठीक है ना, ज़्यादा इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग लगाइए, पढ़ाई करिए। मेन मकसद आपका, मेन मोटो क्या है, पढ़ाई करना मकसद है। तो पढ़ाई करना मकसद है तो बस फिर दिमाग लगा करके मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते जाइए, ठीक। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। तो अगर हम चाहें तो अब यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चंस को मिटा करके यहाँ से जगह बना सकते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए आप जल्दी से। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ रहे हैं और आपने अपने पुराने लेक्चर्स देखे हैं तो उन लेक्चर्स को देखकर आप इन क्वेश्चंस को खुद ही सॉल्व कर देंगे। और फिर तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ रहे हैं तो बस आप बुक उठाइए, पेन उठाइए, कॉपी लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैथमेटिक्स में ना मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैथ्स बिना किए नहीं होगा, मैथ्स करना पड़ेगा। जो लोग आपको कहें कि भैया मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ और बस पढ़ो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। ज़रूरी है कि आप मैथ्स की किताब खोलकर करना शुरू करिए, क्वेश्चंस लगाएंगे तो ही समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो आप पेन कॉपी लेकर के अगर आपको लगता है कि भाई आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप क्वेश्चन को स्किप मारिए, आगे बढ़ जाइए। अगर आपको लगता है कि आपने a - b a - c मतलब क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है, पहले खुद से ट्राई करिए। हाँ, जो मेरे एक्सप्लेनेशन वाले, कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ को देखिए पहले।
हर एक एक्सरसाइज से पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर जो बनाया है वो उसके कॉन्सेप्ट पर बनाया है, मतलब उसमें समझाया गया कि इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, माइनस कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन क्या है, सेट्स का ठीक है ना, वो सारी चीज़ें मैंने मान लीजिए कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज़ में समझाई हैं। तो आपका काम है कि पहले आप किसी भी एक्सरसाइज की जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है ना उसको देखिए, फिर एक्सरसाइज जब आप देख लें यानी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जब आप देख लें तो फिर आप उसके बेस पर एक्सरसाइज लगाइए, क्योंकि मैंने पहले कॉन्सेप्ट फिर एग्जांपल फिर एक्सरसाइज समझाई है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखिए, उसके बाद एग्जांपल वाली देखिए, दोनों देखकर आपसे एक्सरसाइज 100% श्योर है कि आप एक्सरसाइज कर ले जाएंगे। अगर आपने एक्सरसाइज कर ली तो फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर क्या करिए, ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप आराम से अगले वाले वीडियो लेक्चर का इंतज़ार करिए और फिर उस लेक्चर को देखिए आराम से। तो पहले खुद से लगाने की कोशिश करिए, जब तक आप खुद से नहीं लगाएंगे ना कोई नहीं सिखा पाएगा। तो मेन मुद्दा है पहले आप खुद करिए, आंसर्स मैच कर जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं करे तो वीडियो देखिए, ठीक है ना। चलिए आते हैं अपने आंसर नंबर 9 पर। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया इफ़ a = 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 b, मतलब आपको कुल मिला के a b c d 4 सेट दिए गए हैं और आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, a - b, a - c, a - d। बड़े मज़े का लगता है ये, बहुत सारे बच्चे बड़े खुश होते हैं इसमें। मैंने आपको बताया सिंपल वे में समझिए, a में से b को घटाना मतलब a - b, a - b का मतलब a में से वो सभी एलिमेंट हटा दीजिए जो b में भी मौजूद हैं, a में से वो हटा दीजिए। a - b जब करेंगे, a - b, a में से निकालो उनको जो b में है, a में से निकालो उनको जो b में है। अरे भाई जो हमारे नहीं है, जो दोनों तरफ खेल रहे हैं, जो b में भी खेल रहे हैं a में भी खेल रहे हैं, भैया b वालों को हटाओ, b वालों को हटाओ, केवल उन लोगों को रखो जो a वाले हैं। बात समझ में आ रही ना। तो a - b मतलब a में से उनको हटा दो जो b में भी मौजूद हैं। तो चलिए देखिए, अगर मुझे a - b निकालना है तो a में से ढूंढ कर 3 b में है कि नहीं, देखिए 3 b में है, नहीं है तो नहीं हटाना है, तो 3 को रखिए भाई, ये अपना ही है, ठीक है ना। 6 बी में है, नहीं है तो 6 को भी रखना है भाई, 6 आपको हटाना नहीं है। 9 ए में तो है, बी में है, नहीं है तो इसका मतलब 9 को भी नहीं हटाना है। 12 ए में है और बी में भी है तो 12 को हटाइए, क्योंकि ये जो 12 है ना ये कल्प्रिट है, ये क्या कर रहा है, ये ए में भी खेल रहा है, ये बी में भी खेल रहा है। भैया एक काम करो, जो ए और बी दोनों में खेल रहा है उसमें से ए में से उसको हटा दो जो बी में भी खेल रहा है, तो भैया जाओ आप बी में, ठीक है ना, आप बी में जाओ, ठीक। तो 12 को हटा दिया, जब 12 को हटा दिया तो बचा क्या आपके पास, अब 12 हटा दीजिए, चलिए हटाइए। 15 नहीं हटाना है तो इसका मतलब 15 आएगा। फिर 18 जी नहीं हटाना है तो इसका मतलब 18 आएगा। फिर 21 इसमें भी है, नहीं उसमें तो नहीं है, तो मतलब केवल एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन था, उसको हटा दिया बस। a - b करना हो तो बस ये देखो कि दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है a में से उसको हटा दो, बस a में से उसको हटा दो। तो हमने पाया कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है 12, हमने क्या किया, उस 12 को हटाया और बाकी सारे एलिमेंट इसमें लिख दिए। तो यही चीज़ हमारी क्या बन के आई, यही बन के आया हमारा a - b। ओके चलिए अब देखिए, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, सेकंड पार्ट में आइए। सेकंड पार्ट में कहा गया क्या कि a - d बताइए, a - d, तो a - d का मतलब a में से d को घटाइए। तो a और d में पहले कॉमन देखो, a और d में कुछ भी कॉमन है क्या, देखो जल्दी। 15 कॉमन है, हाँ जी कॉमन है, और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन है, ढूंढो, नहीं है सर, नहीं है, बस सर 15 कॉमन है। तो a में से 15 को हटा दो, बाकी सब बचे हुए इसमें आ जाएंगे। तो 3, 6, 9, 12 और बस 15 को हटा दीजिए, बचा क्या 18 और 21, ये a - d हो जाएगा। बताइए कितना आसान है ना। तो थर्ड पार्ट पे जाइए। अच्छा ये मैंने थर्ड पार्ट ही पहले करा दिया, चलिए ये थर्ड पार्ट हो गया आपका पहले, ठीक है ना। अभी देखते हैं सेकंड पार्ट पे जाइए, सेकंड पार्ट पे, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट में कहा गया था a - c, तो a में से c को घटाना है, a में से c को, तो a में से c को घटाना है, इसका मतलब a और c में कॉमन देखिए, a और c में कॉमन, तो a और c में कॉमन है आपका 6 कॉमन है। चलिए पहला तो ये पकड़ा हमने, ये पकड़ा, ये 6 कॉमन है, ये ठीक है ना। फिर आप ढूंढिए तो 12 कॉमन है, 12 12 12 कॉमन है, तो 6 और 12 ये 2 कॉमन हैं, ये 2 कॉमन हैं। इसके अलावा कुछ भी कॉमन दिख रहा है a और c में, नहीं सर। तो a में से उनको हटा दो जो c और a दोनों में कॉमन है। तो a में से आपको क्या क्या हटाना है, 6 और 12 हटाना है। बताइए क्या बचा, तो बोलेंगे a - c। बताओ क्या बचा, 6 और 12 को हटा दो, क्या बचा 3, 9, 15, 18, 21, देखिए यही बचा क्या।
एकदम सिंपल है ना, ए माइनस ये सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, पहले थर्ड पार्ट हो गया, बाद में सेकंड पार्ट हुआ। चलिए फोर्थ पार्ट पे जाइए। फोर्थ पार्ट कह रहा है आपसे b माइनस ए। तो b माइनस ए का मतलब है कि b में से a को घटाइए, b में से a को, तो b में से a को यानी b और a का कॉमन ढूंढो जल्दी से, b और a का कॉमन, तो b और a का कॉमन है 12, तो b में से 12 हटा दीजिए, 12 हटा दीजिए, b और a का कॉमन 12 है तो 12 को हटा दीजिए। b में से अब क्योंकि b माइनस ए कर रहे हैं तो b में से a को निकालो, जो दोनों का कॉमन है उसको हटाओ, जो बचा उसको लिख दो। तो क्या लिखा है 4, 8, 16 एंड 20, ये हो गया आपका b माइनस ए। चलिए फिर मैंने कहा फिफ्थ पार्ट पे जाओ भैया। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है? फिफ्थ पार्ट कह रहा है c माइनस ए निकालिए, c माइनस ए। आप मुझे अब खुद बताओ, अब खुद ही बताओ मुझे आप कि c माइनस ए कैसे निकालोगे। तो c और a में जो दोनों में कॉमन है, c में और o में, जल्दी देखिए c और a में जो दोनों में कॉमन है उसको c में से निकाल दीजिए, c में से निकाल दीजिए। c माइनस ए मतलब c में से वो हटाओ जो a में भी मौजूद है, तो c और a का कॉमन देखो, c और a का कॉमन, c और k का कॉमन, c और a का 6 कॉमन, 6 कॉमन, इसको पकड़ लो, ठीक है ना। 12 कॉमन, 12 कॉमन, 12 कॉमन, 12 भी कॉमन, ठीक है ना, इसको पकड़ लो। और कुछ कॉमन? नहीं, और कुछ नहीं कॉमन है। तो 6 और 12 कॉमन है, इसका मतलब c में से 6 और 12 को हटाइए, बाकी सारे लिख दीजिए। तो 2 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। 6 आएगा, नहीं सर, उसको हटा दीजिए। तो 8 आएगा, हाँ जी आएगा। 10 आएगा, हाँ जी आएगा। 12 आएगा, नहीं, इसको हटा दीजिए। क्या बचा? 14 बचा सर। क्या बचा? और 16 बचा सर। सही आगे c माइनस ए। तो अभी क्या बचा? 6 पार्ट पे आ जाइए, ठीक है ना। 6 पार्ट कह रहा है हम लोगों से क्या? d माइनस ए निकालिए, d माइनस ए। तो d माइनस ए निकालना मतलब d में से a और d का जो कॉमन है उसको हटाइए। तो a और d में क्या कॉमन है? a और d में मैंने पाया कि 15 कॉमन है, 15 कॉमन है। तो d में से 15 को हटा दो, बाकी सब लिख दो, ठीक है ना। तो इसका मतलब 5, 10 और 20। d में से केवल उसको निकालो जो d और a में कॉमन है। पकड़ पा रहे हो ना भाई? समझ पा रहे हो ना? मज़े लेकर के पढ़िए। अगर समझ में आ गया सब्ट्रैक्ट करना तो आराम से आगे बढ़िए, स्किप मारिए, आगे बढ़िए, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं समझना जरूरी है तो मज़े लेके पढ़ते रहिए और समझते रहिए। चलिए 7th पार्ट पे आ जाइए। 7th पार्ट में क्या कहा गया है? b माइनस सी निकालो, b माइनस सी। तो b और c में क्या कॉमन है? b और c में सर 4 कॉमन है। चलिए जी 4 हटा देंगे। 4 b में से वो हटाने जो दोनों में कॉमन है। एक तो 4 कॉमन मिल रहा है, एक 8 कॉमन मिल रहा है, एक 12 कॉमन मिल रहा है, एक 16 कॉमन मिल रहा है। b और c में दो, ये देखिए ये चारों के चारों एलिमेंट कॉमन मिल रहे हैं। देखिए जो एलिमेंट b में है ना वही एलिमेंट देखिए यहाँ पर आपको 4 भी मिल गया, 8 भी मिल गया, 12 भी मिल गया, 16 भी मिल गया, लेकिन हाँ 20 नहीं है। तो b माइनस सी कितना आ जाएगा आपका? केवल 20, ठीक है ना। तो देखिए b माइनस सी बराबर कितना आ जाएगा? केवल 20 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। b माइनस सी इक्वल टू 20। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़िए। अब इसके बाद क्या करेंगे? b माइनस सी के बाद क्या पूछा गया? b माइनस डी। चलिए 7th पार्ट के बाद आपका 8th पार्ट b माइनस डी। तो सर b में से उनको हटाइए जो d में भी मौजूद हैं। तो b में से d वाले हटाओ। b और d में क्या कॉमन है? 20 कॉमन है। तो सर b और d में 20 कॉमन है, तो मुझे b माइनस डी करना है। तो b में से मैं 20 हटा दूंगा, बाकी सब लिख दूंगा। तो इसका मतलब क्या आएगा? 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा और 16 आएगा। 20 को हटा दिया, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आपके पास आता है 9th पार्ट, ठीक है ना। 9th पार्ट क्या कह रहा है कि c माइनस बी निकालिए, c माइनस बी। तो सर c माइनस बी, c देखिए जरा कितना, ये रहा c और b कहाँ? ये रहा b। c और b में क्या कॉमन है? सर 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, 12 कॉमन है, 16 कॉमन है। तो c में से वो हटाओ जो कॉमन है। तो c में से 4 हटाओ, 2 लाओ। 2 तो लाना पड़ेगा ना सर? लाना पड़ेगा सर, 2 ले आएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब 2 आएगा, 4 हटेगा, 6 भी आएगा, 8 हटेगा, 10 भी आएगा, 12 हटेगा, 14 भी आएगा, 16 हटेगा, बस। तो बस ये हटा दिए तो बचे क्या? 2, 6, 10। कितने एलिमेंट है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट है। 4 हट गए, 4 रह गए, ठीक है ना। देखिए 4 हट गए, 4 रह गए, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाइए 10th पे, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना? बहुत आसान, ठीक। देखिए 10th पार्ट में क्या पूछा गया? 10th में कहा गया सर d माइनस बी निकालिए, d माइनस बी। तो d कितना है? d ये रहा, b ये रहा। d और b में क्या कॉमन है? d और b में क्या कॉमन है? तो हमने बोला सर d और b में 20 कॉमन है, 20 कॉमन है। तो d में से बस वो हटा दो जो दोनों में कॉमन है। तो d में से आपने 20 हटाया, क्या बचा आपके पास? 5, 10 एंड 15। ये आ गया आपका d माइनस बी। चलिए 11th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 11th पार्ट में कहा गया है कि सर c माइनस डी निकालिए, c माइनस डी, ठीक है ना। तो c माइनस डी, c में से वो हटाओ जो d में भी हो। तो c में से और c और d में कॉमन देखो, पहले c और d में कॉमन देखिए। c और d में कॉमन मिला 10,
सी और डी में एक कॉमन मिला 10, बस एक ही कॉमन है 10, तो सी में से बस 10 को हटाओ, बाकी सब लिख दो। तो लिखेंगे 2 4 6 8 12 14 एंड 16, ठीक है ना, ये लिखेंगे बस। ये आपका सी माइनस डी आ गया। समझ में आई बात ना। चलिए एक पार्ट बचा केवल, तो डी माइनस सी वो भी निकाल लीजिए, ठीक है ना, तो वो भी निकाल देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है सर, अब तो सब निकल गए ना। तो डी माइनस सी, डी ये रहा, सी ये रहा, तो डी और सी का कॉमन डी में से हटा दो। तो पहले डी और सी में कॉमन ढूंढो। डी और सी में कॉमन था 10, तो डी में से आप सिर्फ वो हटा दो जो सी में भी है। तो कौन कौन बचा आपका, 5 बचा, 15 बचा और 20 बचा। ये आपका डी माइनस सी आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 के सारे पार्ट हमने बड़े इजीली कर लिए, बहुत मज़े के साथ कर लिए, तो कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा होगा। लग रहा है क्या? अरे बहुत आसान है भाई, बस मेहनत करनी होती है, दम लगाना होता है, सिंसियरिटी दिखानी होती है, पंक्चुअलिटी दिखानी होती है, रेगुलरिटी मेंटेन करनी होती है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ भी करना है, अगर आपको लगता है कि आप लाइफ में बढ़िया कुछ करना चाहते हैं, अच्छा अचीव करना चाहते हैं, तो यही कुछ चीज़ें हैं ज़िंदगी के, ये रूल हैं, आज से नहीं सदियों से चले आ रहे हैं। सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, है ना, आपके अंदर डेडिकेशन, डिवोशन, ये सारे टर्म्स, जो इतने सारे टर्म्स बने हैं ना जो आपके आसपास हैं, ये गलत नहीं बने, ये बहुत काम के टर्म्स हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा सिंसियरिटी दिखाइए, थोड़ा सा दम लगाइए, आप पाएंगे कि आपके अंदर क्या बदलाव आना शुरू हो गया, आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आना स्टार्ट हो गया, आप नहीं जानते उतना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन भी हम लोग हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को भी हटा देते हैं। थोड़ी जगह मिलेगी हमको सॉल्व करने के लिए। अरे सर जगह, कितनी जगह? अरे भाई जगह ही तो नहीं है ना भाई हमारे पास, है देखो कितनी कम जगह है। कोई बात नहीं, लेकिन मज़े के साथ पढ़ रहे हैं ना, तो बस पढ़ते जाइए, ठीक है ना, पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है ना, इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पर करूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसने कहा x बराबर a b c d और y बराबर f b d g, फाइंड x माइनस वाई। कितना आसान है भाई, x माइनस वाई निकालना है। x माइनस वाई, x और y में कुछ भी कॉमन है क्या? हाँ जी सर, b कॉमन दिख रहा है, सर d कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस वाई निकालना है, तो इसका मतलब b और d हटाओ और बस लिख दो a कॉमन c। ये तो बहुत आसान था। अरे सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सेकंड पार्ट में कहा गया y माइनस एक्स निकालिए, y माइनस एक्स, y में से वो हटा दो जो दोनों में कॉमन है। तो y और x और y में क्या कॉमन है? बी डी कॉमन है, तो इसमें से ये हटा दीजिए, बचेगा क्या आपका f माइनस जी। क्या मज़े का बात। फिर कहा उसने कि सर x इंटरसेक्शन y बता दीजिए। सर वाह क्या बात है, x इंटरसेक्शन y। अरे सर इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्या? बच्चे पूछते हैं हमेशा, सर इतना आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है? हाँ भाई यही तो आएगा, जब एक्सरसाइज में दिए गए हैं तो यही आएंगे ना, और क्या आएगा। आसान भी आता है, मुश्किल भी आता है, और मुश्किल कुछ होता नहीं है, मुश्किल सिर्फ हम बना लेते हैं, ठीक है ना। तो मुश्किल बनाइए मत उसको, मज़े लीजिए, आनंद लीजिए, मज़े करिए और ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। तो x इंटरसेक्शन y दोनों का कॉमन लिखना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो बस दोनों में जो कॉमन क्या है, b एंड d, तो bd ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 10। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत आसान पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, आंसर नंबर 11 यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए इसमें कहा गया इफ़ r इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर, r इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर। r जो है वो एक रियल नंबर का सेट है। अगर r रियल नंबर का सेट है, चलिए रियल नंबर मतलब माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट के बीच के सभी नंबर, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच के सभी नंबर, जिसमें कि सारे रेशनल नंबर भी आ जाते हैं और सारे इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। तो इसने कहा r इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज़ r माइनस q। तो r में से पहली बात, जो रेशनल नंबर होते हैं, सभी रेशनल नंबर रियल नंबर तो होते ही हैं, सभी रेशनल नंबर रियल नंबर तो होते ही हैं। तो इसका मतलब रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। देखिए रेशनल नंबर जो होता है ना, क्यू इज सबसेट ऑफ आर होता है, क्यू इज सबसेट ऑफ आर। तो क्यू और आर अगर सबसेट है तो फिर इसका मतलब क्यू इंटरसेक्शन आर कितने के इक्वल आएगा? बताइए जल्दी से। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले बताया क्वेश्चन में कि अगर ए इज सबसेट ऑफ बी तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए आता है। अगर क्यू इंटरसेक्शन Q इज सबसेट ऑफ R, यानी Q छोटा सेट है और R बड़ा सेट है, तो Q और R का जो इंटरसेक्शन आएगा वो Q के इक्वल आएगा। अब मैंने आपको अभी भी बताया 2 मिनट पहले, इससे पहले क्वेश्चंस में हमने क्या किया, अगर हमें Q माइनस R निकालना है तो Q माइनस R निकालने के लिए हम Q में से उन एलिमेंट को हटाएंगे जो Q और R दोनों में कॉमन हो। तो Q और R दोनों में कॉमन कौन है? Q। तो इसका मतलब हमें करना पड़ेगा क्या, Q माइनस Q इंटरसेक्शन R, जो दोनों में कॉमन है उनको हटा दीजिए, उस सेट को हटा दीजिए दोनों का कॉमन है। सॉरी Q माइनस आर, Q माइनस आर निकालना मुझे, सॉरी मुझे निकालना है R माइनस
क्यू, आर माइनस क्यू। तो आर माइनस क्यू निकालने के लिए आर में से आप वो हटा दीजिए जो दोनों में कॉमन है। अब आर में से हमें क्या निकालना होगा, इसका मतलब आर में से हमें क्यू को हटाना पड़ेगा। तो आर में से अगर क्यू को हटा दें यानी रेशनल नंबर को हटा दें तो जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर का सेट क्या होता है, टी होता है। अरे भाई अगर रियल नंबर आपके रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर से मिलकर बने हैं, रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर बने हैं, तो रियल नंबर में से अगर रेशनल को हटा दिया जाए तो बचेंगे कौन, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर के सेट को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सेट ऑफ, यानी आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू इज इक्वल टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। समझ में आई ना बात, बहुत आसान है। मैं थोड़ा सा असल में टेक्निकलिटी के साथ समझाना चाह रहा था कि भाई यहाँ थोड़ा समझ लो कि अगर आपको क्यू आर का सबसेट है तो फिर क्यू और आर का इंटरसेक्शन क्यू आएगा। और जब मुझे आर में से उनका इंटरसेक्शन हटाना है तो इसका मतलब आर में से जो दोनों में कॉमन होते हैं वो हटाए जाते हैं। तो आर में से दोनों में कॉमन कौन है, क्यू के इक्वली कॉमन है, तो आर में से पूरा पूरा क्यू हटा दीजिए। जब आर में से पूरा पूरा क्यू हटाओगे तो बचेगा आपके पास केवल सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये हो गया कंप्लीट। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि सर डिसजॉइंट सेट्स के बारे में बताइए जरा कुछ। क्या पूछा है इसने, कहा स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बस खाली ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो ये आपके पास है आंसर नंबर 12। पहले पार्ट का आंसर देखिए, इसने कहा ये जो है 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। अगर कभी भी डिसजॉइंट सेट पता करना है तो उनका इंटरसेक्शन निकाल लो। अगर इंटरसेक्शन 5 आ रहा है मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसे दो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। और ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसमें कि एक भी एलिमेंट कॉमन आ जाए, ऐसे दो सेट जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन आ जाए तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाते। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि इनमें 3 कॉमन है। तो हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी 3 के इक्वल आ रहा है, मतलब नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है, 5 के इक्वल नहीं है। अगर ये 5 होता, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल होता तो मैं कह सकता था कि ये डिसजॉइंट सेट्स होंगे। लेकिन ए और बी का इंटरसेक्शन चूंकि 5 नहीं आ रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका 3 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि 5 नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। जब किसने बोला है कि आर डिसजॉइंट सेट्स, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स। तो इसके ऊपर फॉल्स लिख दीजिए, ठीक है ना, एफ। दूसरे में क्या इसने ए ई आई ओ यू, बताइए इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, हाँ जी ए कॉमन है, ए कॉमन है सर, दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आपको लिखना क्या होगा कि सर ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, ए इंटरसेक्शन बी वो कितने के इक्वल आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के इक्वल आ रहा है, इसलिए डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है ना, नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट, ठीक है ना। 5 के इक्वल नहीं है इसलिए नॉट डिसजॉइंट, ठीक, नॉट डिसजॉइंट। फिर ये भी क्या आपका नॉट डिसजॉइंट, ठीक है ना, नॉट डिसजॉइंट। ओके चलिए थर्ड पार्ट जल्दी से देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में कहा गया 2, 6, 10, 14 और इसमें दिया 3, 7, 11, 15, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सर थर्ड पार्ट में ना कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल आ रहा है, इसलिए ये क्या है, यस ये ट्रू हो गया। तो पहला भी ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब ये कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है ना, डिसजॉइंट सेट्स। अगर मैंने आपसे पूछ लिया है ना, ये तो सेकंड पार्ट था, थर्ड हो गया। अब आप ये फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ में कहा 2, 6, 10, 3, 7, 11 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है सर। तो इसका मतलब फोर्थ पार्ट में भी कुछ भी कॉमन नहीं है तो बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। इसका मतलब ये कैसा हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया, डिसजॉइंट सेट। समझ में आ रही है बात ना। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने सभी क्वेश्चंस बहुत मज़े के साथ बहुत इजीली समझ लिए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इनको अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 के साथ।